एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल नितेश एजुकेशन 27 पर। फ्रेंड्स, जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे लर्निंग थ्योरीज़ को, और लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को हम लोग पढ़ चुके हैं, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। अब आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे पीजीटी साइकोलॉजी कोर्स के अंतर्गत थॉर्नडाइक का संबंधवाद सिद्धांत, यानी थॉर्नडाइक्स थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो पावलोव की थ्योरी है एसआर थ्योरी के अंतर्गत आती है, और जो आपका थॉर्नडाइक का भी संबंधवाद का सिद्धांत है, इसको भी एसआर थ्योरी या स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी हम लोग कह सकते हैं या कहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत, तो देखिए क्या लिखा है। थॉर्नडाइक ने सीखने की व्याख्या करते हुए कहा है कि जब कोई उद्दीपक यानी स्टिमुलस, ठीक है, व्यक्ति के सामने दिया जाता है तो उसके प्रति वह अनुक्रिया करता है। यानी जब किसी भी व्यक्ति के सामने कोई उद्दीपक आता है तो उसको देखकर वह अनुक्रिया करता है, यानी कि जैसे आपके सामने भोजन रख दिया तो आप उसके रिस्पॉन्स में उसको खाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अनुक्रिया सही होने से उसका संबंध उसी विशेष उद्दीपक के साथ हो जाता है। यानी कि जब किसी व्यक्ति के सामने कोई उद्दीपक रखा जाता है तो वह उसके प्रति अनुक्रिया करता है, और अगर वह सही अनुक्रिया करता है तो उस विशेष उद्दीपक का उस अनुक्रिया के साथ संबंध हो जाता है, जिसे ही थॉर्नडाइक ने क्या कहा है, सीखना कहा है। इसी विचारधारा को कनेक्शनिज्म या संबंधवाद कहा जाता है। ठीक है, इसी को क्या कहा है, कनेक्शनिज्म। ठीक है, अब देखिए क्या है आगे। थॉर्नडाइक का कहना था कि पशु या मनुष्य किसी कार्य को प्रयत्न तथा भूल, ठीक है, पशु या मनुष्य किसी कार्य को प्रयत्न तथा भूल की प्रक्रिया द्वारा सीखता है। तो देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लाइन बताना चाहता हूँ कि कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है, या फिर प्रयत्न तथा भूल का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, थॉर्नडाइक के द्वारा। ठीक है, और संबंधवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो इसका भी सही आंसर क्या होगा, थॉर्नडाइक के द्वारा। अब देखिए आगे क्या है। प्रत्येक सीखने की परिस्थिति में प्राणी के सामने एक समस्या रखी जाती है। ठीक है, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म है या कोई भी प्राणी है या कोई भी सब्जेक्ट है, उसके लिए सीखने की परिस्थिति में एक समस्या उसको रखी जाती है, कोई प्रॉब्लम दिया जाता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और वह उस समस्या का समाधान करने के लिए क्या करता है, अनेक अनुक्रियाएं करता है। ठीक है, इन अनुक्रियाओं में से सही अनुक्रिया का प्राणी द्वारा चयन कर लिया जाता है, और फिर बाद में यही सही अनुक्रिया उस समस्या के साथ संबंधित हो जाती है, जिसे हम सीखना कहते हैं। यानी थॉर्नडाइक क्या कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के सामने एक समस्या रखी जाती है, एक प्रॉब्लम रखी जाती है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए व्यक्ति कई अनुक्रियाएं करता है। उसमें से कोई एक अनुक्रिया सही अनुक्रिया होती है, तो जब वह सही अनुक्रिया के माध्यम से उस समस्या को सॉल्व कर लेता है तो उसका संबंध या उस अनुक्रिया का संबंध उस समस्या से हो जाता है, जिसे ही क्या कहा गया है, कनेक्शनिज्म। ठीक है, तो जो थॉर्नडाइक के प्रयोग थे कई जानवरों पर इन्होंने भी जो है प्रयोग किया था, लेकिन इनका जो सबसे फेमस प्रयोग है बिल्ली पर है, यानी कैट पर। जो सबसे फेमस प्रयोग है इनका जो है वो कैट पर है। कैट को इन्होंने एक पिंजरे में बंद कर दिया था, बाहर भोजन रख दिया था, और उसे कैट को जो है कि पिंजरे को खोलकर भोजन को पाना था। यहाँ पर देखिए जैसा कि फिगर में भी दिख रहा है, लीवर लगा है, स्ट्रिंग से लीवर बंधा हुआ है, और ये डोर है, जैसे ही लीवर दबेगा स्ट्रिंग खींचेगी और दरवाज़ा खुल जाएगा, और बाहर जो है भोजन रखा हुआ है, बिल्ली उस भोजन को ग्रैब कर लेगी। ठीक है, अब देखिए क्या है, जैसा कि थॉर्नडाइक ने कहा था कि सीखने की जो प्रक्रिया है लर्निंग, ठीक है, जो सीखने की प्रक्रिया है इसमें दो उप प्रक्रियाएँ शामिल होती हैं, सब प्रोसेस। थॉर्नडाइक ने क्या कहा, जो सीखने की प्रक्रिया है इसमें दो उप प्रक्रियाएँ शामिल होती हैं। अब वो कौन कौन सी दो उप प्रक्रियाएँ हैं बताता हूँ। पहली उप प्रक्रिया उन्होंने बताया सब प्रोसेस, दो सब प्रोसेस उन्होंने बताया। उसमें से पहला बताया सिलेक्शन, यानी व्यक्ति किसी भी समस्या का समाधान किसके द्वारा करता है,
सही अनुक्रिया के चयन के माध्यम से, सिलेक्शन, ठीक है। तथा दूसरा अनुक्रिया उन्होंने क्या बताया, अगर सही अनुक्रिया उसने सेलेक्ट कर लिया तो उस समस्या का उस अनुक्रिया के साथ एक कनेक्शन हो जाता है, यानी संबंध स्थापित हो जाता है। इसी को उन्होंने क्या कहा है, लर्निंग कहा है। इसी को उन्होंने क्या कहा है, लर्निंग कहा है, ठीक है। तो अब देखिए आगे क्या है, थॉर्नडाइक क्या कहते हैं। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में जो सही अनुक्रिया है, जो राइट रिस्पॉन्स है, राइट रिस्पॉन्स, उसको परिभाषित करते हुए कहा है कि सही अनुक्रिया वह अनुक्रिया होती है, राइट रिस्पॉन्स वह अनुक्रिया होती है जिसके करने के बाद, सही अनुक्रिया वह अनुक्रिया होती है जिसके करने के बाद प्राणी को रीइंफोर्समेंट मिलता है। क्या मिलता है, रीइंफोर्समेंट। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है लेकिन ध्यान से सुनिएगा। रीइंफोर्समेंट को हिंदी में हम लोग कहते हैं पुनर्बलन, ठीक है। सही अनुक्रिया होने के बाद प्राणी को क्या मिलता है, रीइंफोर्समेंट मिलता है, ठीक है। यही कारण है कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत को हम लोग क्या कहते हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, SR थ्योरी कहा जाता है। यही कारण है कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत को हम लोग क्या कहते हैं, SR थ्योरी या SR रीइंफोर्समेंट थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, यस इट इज़ थैंक यू। आगे देखिए, इस तरह से सीखने की प्रक्रिया में दो प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं, ये मैंने आपको बता दिया। पहला क्या है, पहला है देखिए चयन, दूसरा है कनेक्शन, यानी सिलेक्शन और कनेक्शन, ठीक है। चयन की प्रक्रिया द्वारा प्राणी अनेक किए गए अनुक्रिया में से सही अनुक्रिया को चुन लेता है, यानी कि सिलेक्शन में क्या है, देखिए सिलेक्शन प्रक्रिया में क्या होता है, प्राणी अनेक अनुक्रियाएं करता है और उसमें से करेक्ट रिस्पॉन्स को चुन लेता है। ये क्या है, सिलेक्शन है, ठीक है। ये मैंने बताई दिया आपको, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को परिभाषित करते हुए क्या बताया है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, जब प्राणी सही अनुक्रिया कर लेता है तो बाद के प्रयासों में इसका संबंध उस विशेष उद्दीपक या समस्या के साथ वह स्थापित करता है। इस तरह का संबंध स्थापित होते ही सीखने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप जब जब प्राणी के सामने उस उद्दीपक को रखा जाता है, व्यक्ति तुरंत वही अनुक्रिया को कर डालता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, जैसे जो थॉर्नडाइक के सिद्धांत का जो जिस्ट है, सार है, यानी कि जो मेन सिद्धांत है, उन्होंने किन किन नियमों को दिया है वो आपके सामने है। थॉर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत में 3 महत्वपूर्ण नियमों का वर्णन किया है। पहला नियम इन्होंने क्या बताया, देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। इन्होंने मेन जो प्राइमरी जो है 3 नियम दिए हैं मेन रूप से। कौन कौन से सीखने के, पहला नियम इन्होंने बताया तत्परता का नियम, यानी व्यक्ति कैसे सीखता है, लॉ ऑफ रेडीनेस उसके अंदर होनी चाहिए। दूसरा अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तीसरा है लॉ ऑफ इफेक्ट। तो ये भी कभी कभी एग्जाम पूछ लिया जाता है कि थॉर्नडाइक ने मुख्य रूप से कितने नियमों को दिया है, तो मुख्य रूप से 3 नियम हैं। कौन कौन से, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट। उसके बाद सबसे पहला अगर हम नियम देखेंगे तो क्या है, तत्परता का नियम। तत्परता का नियम देखिए क्या कहता है, यस जी, तत्परता का नियम कहता है कि इस नियम को थॉर्नडाइक ने एक गौण नियम माना है और कहा है कि इस नियम द्वारा हमें सिर्फ यह पता चलता है कि सीखने वाले व्यक्ति किन किन परिस्थितियों में संतुष्ट होते हैं या उसमें खीज उत्पन्न होती है। तत्परता का मतलब ऐसे समझिए कि जब व्यक्ति को कोई भी चीज़ अच्छी लगती है, किसी भी काम को करना अच्छा लगता है, तो उसको उस चीज़ को सीखने के लिए उसके अंदर तत्परता जागती है, पॉजिटिवनेस आती है, सेटिस्फेक्शन आता है। और कोई काम उसे नहीं पसंद होता है, उसे ज़बरदस्ती करवाया जाता है, तो उसके अंदर क्या होती है, खीज उत्पन्न होती है, झुंझला जाता है। तो इसमें उन्होंने क्या बताया, देखिए कि इन्होंने इस तरह की निम्नलिखित 3 परिस्थितियों का वर्णन किया है। पहली परिस्थिति देखिए क्या है, जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर रहता है और उसे वह कार्य करने दिया जाता है तो उसमें क्या उत्पन्न होता है, संतोष उत्पन्न होता है, यानी एक सेटिस्फेक्शन की भावना उत्पन्न होती है। यानी अगर कोई व्यक्ति कोई काम करना चाहता है और उसे करने दिया जा रहा है तो उसके अंदर क्या जनरेट होगा, सेटिस्फेक्शन, यानी संतुष्ट हो जाएगा वो। आगे देखिए उन्होंने क्या बताया, दूसरा नियम इन्होंने दूसरी कंडीशन इन्होंने बताई कि जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर रहता है और उसे वह कार्य करने नहीं दिया जाता है तो उसमें खीज उत्पन्न होती है। भाई जाहिर सी बात है, अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं, आपकी इच्छा हो रही है और उसे
आपको वह काम करने नहीं दिया जा रहा है, तो इससे आपके अंदर क्या है, खीज उत्पन्न होगी। तीसरी कंडीशन उन्होंने क्या बताया, जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर नहीं रहता है परंतु उसे वह कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है, तो इससे भी व्यक्ति में खीज उत्पन्न होती है। अब देखिए तीसरी कंडीशन क्या है, कभी कभी आपको मान लीजिए आपके पिताजी ने कोई काम कहा आपको और आपको वह कार्य करने का मन नहीं कर रहा है, आप तत्पर नहीं है, फिर भी ज़बरदस्ती आपको पिताजी के आदेशों का पालन करना होता है, बाध्य किया जाता है उस काम करने के लिए, तो इससे भी आपके अंदर क्या है, खीज उत्पन्न होती है। यानी 3 कंडीशन उन्होंने बताई। पहला, आप तत्पर हैं किसी काम को करने के लिए, तो आपको करने दिया जा रहा है तो आपके अंदर सेटिस्फैक्शन होगा। दूसरी कंडीशन क्या है, आप तत्पर हैं लेकिन आपको करने नहीं दिया जा रहा है तो खीज उत्पन्न होगी। तीसरी कंडीशन क्या है, आप खुद नहीं करना चाह रहे हैं लेकिन ज़बरदस्ती आपसे करवाया जा रहा है तो भी आपके अंदर खीज उत्पन्न होगी। तो ये है आप इनका लॉ ऑफ रेडीनेस। सेकंड नियम क्या है, बहुत ही कॉमन नियम है, बहुत ही सिंपल सा नियम है और इसके डेली टू डेली एग्ज़ाम डेली लाइफ में आप एग्जाम्पल भी देखते रहते हैं। लॉ ऑफ एक्सरसाइज एग्ज़ाम माफ़ कीजिएगा, अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम देखिए क्या है, अभ्यास का नियम यह बतलाता है कि अभ्यास करने से उद्दीपक तथा अनुक्रिया का संबंध मजबूत होता है, ठीक है, तथा अभ्यास रोक देने से संबंध कमज़ोर पड़ जाता है या विस्मरण हो जाता है। अब आपने भी अपनी स्कूल लाइफ में क्लास में अपने टीचर से सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि आप मैथ या साइंस के जो सब्जेक्ट होते हैं या कोई भी सब्जेक्ट हो, जितनी आप उस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे, जितना रिवाइज करेंगे, जितना उसको रीड करेंगे, राइट करेंगे, लर्न करेंगे, उतना ही उस काम में आप परफेक्शन आपके अंदर आता जाएगा, आप परफेक्ट हो जाएंगे, आपके लिए वो चीज़ें सरल लगने लगेगी। देखिए यहाँ लिखा भी है, जब हम किसी पाठ या विषय को बार बार दोहराते हैं तो उससे सीख जाते हैं, ठीक है। इसे थॉर्नडाइक ने लॉ ऑफ यूज़ कहा है या उपयोग का नियम कहा है। दूसरी तरफ जब हम किसी पाठ या विषय को दोहराना बंद कर देते हैं तो उसे भूल जाते हैं, इसे उन्होंने लॉ ऑफ डिसयूज़ कहा है। इसे उन्होंने क्या कहा है, लॉ ऑफ डिसयूज़, ठीक है। अब यह दूसरा नियम। अगला नियम है थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक का जो नेक्स्ट नियम है वो आपकी स्क्रीन पर है, थर्ड है, लास्ट है, प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है, लॉ ऑफ इफेक्ट। ये क्या कहता है, देखिए थॉर्नडाइक के सिद्धांत का यह सबसे महत्वपूर्ण नियम है। इसकी महत्ता को ध्यान में रखते हुए कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसके सिद्धांत को प्रभाव नियम सिद्धांत भी कहा है। यानी यह नियम इतना इंपॉर्टेंट है कि मनोवैज्ञानिकों ने थॉर्नडाइक के सिद्धांत को लॉ ऑफ इफेक्ट थ्योरी भी कह दिया है। अब देखिए यह नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार व्यक्ति किसी अनुक्रिया या कार्य को उसके प्रभाव के आधार पर सीखता है। यानी किसी भी कार्य को करने का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव होगा, उसके आधार पर व्यक्ति उस कार्य को करता है। जैसे किसी कार्य या अनुक्रिया का प्रभाव व्यक्ति में या तो संतोषजनक होता है या फिर खीज उत्पन्न करने वाला होता है, यानी अनोइंग होता है। तो देखिए क्या है, प्रभाव संतोषजनक होने पर व्यक्ति उस अनुक्रिया को करना सीख लेता है तथा खीज उत्पन्न होने पर व्यक्ति उस अनुक्रिया को दोहराना नहीं चाहता है, यानी उसे भूल जाता है। वही चीज़ है, जब किसी काम को करने का प्रभाव अच्छा दिखेगा आपको तो आप उस काम को करना चाहेंगे, सेटिस्फेक्शन होगा, नहीं अच्छा लगेगा तो भूल जाएंगे। अब आगे देखिए क्या है, इन नियमों के बावजूद भी, यानी इन नियमों के अलावा, इन प्रमुख नियमों के अलावा भी थॉर्नडाइक ने 5 सहायक नियम यानी सबऑर्डिनेट लॉज भी दिए हैं थॉर्नडाइक ने, है ना। परंतु ये सभी नियम बहुत महत्वपूर्ण नहीं हो पाए क्योंकि वे स्पष्ट रूप से प्रमुख नियमों से ही संबंधित थे। अब देखिए वो 5 नियम और कौन से हैं। इन 5 नियमों को जो है सबऑर्डिनेट लॉ या 5 सहायक नियम भी थॉर्नडाइक के बोला जाता है। इसको याद रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि थॉर्नडाइक के जो सबऑर्डिनेटिव लॉज हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला है थ्योरी ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स यानी बहु अनुक्रिया। अब देखिए इसमें है क्या, इस नियम के अनुसार किसी भी सीखने की परिस्थिति में प्राणी अनेक अनुक्रिया करता है जिसमें से प्राणी उन अनुक्रियाओं को सीख लेता है जिससे उसे सफलता मिलती है। वही सिलेक्शन और रिजेक्शन की बात है। यानी जब आप आपके सामने कोई समस्या होती है और उसके लिए जब आप बहुत ढेर सारे अनुक्रिया करते हैं तो उसमें से जो सही अनुक्रिया होती है उससे आपको सफलता मिलती है और बेकार अनुक्रियाएं आप भूलते चले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेकंड जो लॉ है सेट और एटीट्यूड, तत्परता या मनोवृत्ति का नियम, ठीक है। तत्परता या मनोवृत्ति वही लॉ ऑफ रेडीनेस से रिलेटेड है, अभी जस्ट पढ़ के आए हैं, उसी से संबंधित है। देखिए क्या है, तत्परता या मनोवृत्ति से इस बात का निर्धारण होता है कि प्राणी किस अनुक्रिया को करेगा और किस अनुक्रिया को करने से कम संतुष्टि तथा किस अनुक्रिया को करने से उसे अधिक संतुष्टि मिलेगी। तीसरा जो इनका सहायक नियम है वो है तत्व प्रबलता, प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स। तत्व प्रबलता का मतलब क्या है, इस नियम के अनुसार किसी भी सीखने की परिस्थिति में सुसंगत यानी रिलेवेंट तथा
इरिलीवेंट, दोनों ही तरह के तत्व होते हैं जिनकी प्रबलता या सार्थकता अलग अलग होती है। व्यक्ति सुसंगत तत्वों को अलग कर लेता है क्योंकि इसकी सार्थकता अपेक्षाकृत अधिक होती है। सीधी सी बात है, जब आप किसी समस्या को सॉल्व करते हैं तो जो उसके रिलीवेंट तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, उसको जो हेल्प करने वाली चीज़ें हैं उसको आप छांट लेते हैं और जो इरिलीवेंट चीज़ें हैं उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। चौथा नियम है सादृश्य अनुक्रिया, रिस्पॉन्स बाय सिमिलरिटी और एनालॉजी। इस नियम के अनुसार प्राणी किसी नई परिस्थिति में वैसी ही अनुक्रिया को करता है जो उसके गत अनुभव या पहले सीखी गई अनुक्रिया के सदृश होता है। देखिए, एनालॉजी का मतलब होता है सिमिलरिटी या समानता, यानी व्यक्ति हमेशा या हम किसी भी समस्या को अपने पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर ही सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम इसकी मैचिंग करते हैं अपने पास्ट समस्याओं से और उस समस्या में हमने क्या कदम उठाए थे, क्या तरीके अपनाए थे, उसी के आधार पर नई समस्या को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पांचवा इनका जो लॉ है एसोसिएटिव शिफ्टिंग या सहचर्यात्मक स्थानांतरण। इस नियम के अनुसार कोई अनुक्रिया जिसके करने की क्षमता व्यक्ति में है एक नए उद्दीपक से भी उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, यानी कि जो कंडीशनिंग है, जो कनेक्शनिज्म है, वो स्थानांतरित हो जाता है। यदि एक ही अनुक्रिया को लगातार एक ही परिस्थिति में कुछ परिवर्तन के बीच उत्पन्न किया जाता है तो अंत में वही अनुक्रिया एक बिल्कुल ही नए उद्दीपक से भी उत्पन्न हो जाती है। तो ये इनके 3 मुख्य लॉ और 5 जो हैं सहायक नियम मैंने आपको बताया, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछे भी जाते हैं। अब इनकी थ्योरी की कुछ आलोचनाएं हैं, इसको भी हम लोग देखेंगे, लेकिन इससे पहले ये फिगर जो मैंने इसमें इंक्लूड किया है वो देख लीजिए। जो मेन जो द लॉ ऑफ लर्निंग है, जो कि मैं बता भी चुका हूँ, लॉ ऑफ इफेक्ट, इमोशनल रिएक्शन ऑफ द लर्नर। ठीक है, इफेक्ट मतलब क्या है, जैसा इफेक्ट होगा परिणाम होगा वैसे ही इमोशनल रिएक्शंस लर्नर शो करता है। पॉजिटिव आउटकम्स अगर आते हैं तो बिहेवियर रिपीट होता है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज बता ही दिया, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ठीक है, लॉ ऑफ रेडीनेस यानी कि फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल स्टेट ऑफ द लर्नर, यदि जो लर्नर है फिजिकल, मेंटली और इमोशनल रूप से प्रिपेयर है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए तो वो सीख जाएगा। कोल्ड रूम यानी निगेटिव लर्निंग एक्सपीरियंस, एक एग्जाम्पल के साथ दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जैसा कि मैं कह रहा था, अब इनकी कुछ आलोचनाएं भी हैं, तो लेकिन उससे पहले एक फिगर और मैंने इसमें इंक्लूड किया है जो सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग है। थॉर्नडाइक की जो सेकेंडरी लॉ है, सेकेंडरी लॉ या फिर जिसे हम लोग अभी सबऑर्डिनेट लॉ भी बोल रहे थे, जो मैंने बता भी दिया, लॉ ऑफ प्राइमेसी, लॉ ऑफ रिसेंसी, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, लॉ ऑफ सेट एटीट्यूड, लॉ ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इनकी कुछ आलोचनाएँ हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए क्या है, थॉर्नडाइक के सीखने का सिद्धांत 2 चरणों में प्रतिपादित किया गया है। ठीक है, आजकल इनके सिद्धांत को मूलतः 2 प्रमुख विशेषताओं या गुणों के कारण महत्वपूर्ण माना गया है। पहले तो हम इसकी अच्छी चीज़ें देख लें कि इनकी नियम की खासियत और फ़ायदा क्या है। सबसे पहले ये है कि देखिए, पहला तो यह है कि थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में साधनात्मक सीखना यानी इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग की नींव डाली। किसने? सबसे पहले इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग की नींव किसने डाली? ध्यान से देखिएगा, थॉर्नडाइक ने। और उसके बाद स्किनर ने इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग का नाम देकर अधिक विकसित किया। किसे? इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग को, जो कि थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। दूसरा क्या है, थॉर्नडाइक के सिद्धांत में पुनर्बलन को सीखने के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। देखिए, थॉर्नडाइक ने पुनर्बलन या रिइंफोर्समेंट को बहुत इंपॉर्टेंट माना, और इस तरह से थॉर्नडाइक प्रथम ऐसे सिद्धांतवादी थे जिन्होंने सीखने की प्रक्रिया में पुनर्बलन के महत्व पर बल दिया। तो ये जो थी इनकी थ्योरी की खासियत है, जो कि मैंने बताया। पहला क्या बताया, इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग की इन्होंने स्थापना की, जिसे बाद में किसने बढ़ाया? स्किनर ने। तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हु प्रपोज द टर्म या कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग, तो दैट इज़ मतलब जो राइट आंसर है उसका क्या होगा? आपका थॉर्नडाइक होगा। उसके बाद जो है रीइंफोर्समेंट को भी इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बताया। अब इन गुणों के बावजूद भी मनोवैज्ञानिकों ने जो है इनके थॉर्नडाइक के सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं की हैं। देखिए, कोई भी नियम हो उसकी अच्छी बातें भी होती हैं और उसकी कमियां भी होती हैं। तो जो पहला इनकी आलोचना पहली जो की है वो इस आधार पे की गई है कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत के विश्लेषण से स्पष्ट है कि उन्होंने सीखने के लिए पुनर्बलन को आवश्यक माना। ठीक है, यानी जब बिल्ली को दरवाज़ा खुलने के बाद भोजन नहीं मिलता था, जो कि एक पुनर्बलन का काम कर रहा था, तो बिल्ली सिटकिनी गिराकर दरवाज़ा खोलना नहीं सीखती थी। ऐसा कौन कह रहा था? थॉर्नडाइक कह रहे थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि देखिए, इसमें कुछ मनोवैज्ञानिक बाद में आए, जैसे टॉलमैन, हॉर्नजिक
ब्लॉजेट ने चूहों पर प्रयोग करके दिखला दिया कि ऐसा नहीं है। उन्होंने भूल भुलैया सीखना प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने प्रथम कुछ दिनों तक चूहों को भोजन नहीं दिया। तो क्या हुआ, ठीक उसी प्रकार संपन्न हुआ जिन्हें प्रत्येक दिन भूल भुलैया सीखने के लिए भोजन दिया जाता था। यानी इन्होंने ये प्रयोग किया था, कुछ चूहों को रखा था भोजन के, उन्हें भोजन दे देते थे और कुछ चूहों को बिना भोजन दिए सीखने को कहा जाता था। तो इसमें हुआ क्या, जिन चूहों को भोजन नहीं दिया जाता था वो भी जो है भूल भुलैया मेज लर्निंग सीख गए थे। बस फ़र्क देखिए कितना था, अंतर केवल इतना था कि जब तक चूहों को भोजन नहीं दिया जाता था तो सीखी गई प्रक्रिया तब तक उनके भीतर दबी हुई थी। जैसे ही भोजन दे दिया गया, सीखने की प्रक्रिया स्पष्ट निष्पादन के रूप में अभिव्यक्त होने लगी। केवल मात्र ये अंतर था। यानी कि जैसा थॉर्नडाइक कहते थे कि सीखने के लिए पुनर्बलन बहुत ही ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं था। आगे के मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि सीखने के लिए पुनर्बलन की आवश्यकता नहीं है। केवल पुनर्बलन किस लिए आवश्यक है, पुनर्बलन सीखी गई अनुक्रिया को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए आवश्यक होता है। बाद के मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोगों द्वारा यह करके दिखलाया। ठीक है, दूसरी जो आलोचना है इनकी वो ये है कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार इन्होंने कहा था कि सीखने की प्रक्रिया में सूझ का कोई महत्व नहीं होता। प्राणी केवल प्रयत्न तथा भूल की प्रक्रिया द्वारा मात्र अभ्यास के माध्यम से ही अनुक्रिया को सीख लेता है। यानी थॉर्नडाइक कहते थे कि आपका जो सिक्स सेंस है, आपका जो इनसाइट लर्निंग है, वो आपके सीखने में कोई भी रोल प्ले नहीं करता है। केवल आपके सीखने में मेन रोल कौन प्ले करता है, मेन रोल प्ले करता है आपकी प्रैक्टिसिंग, आपकी तत्परता। ठीक है, लेकिन बाद में जो मनोवैज्ञानिक हैं, जो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक हैं, जैसे कोहलर थे, कोफका थे, उन्होंने प्रयोग करके दिखला दिया। इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग के बारे में आपने सुना भी होगा। इसके द्वारा उन्होंने दिखा दिया कि जो है सीखने के लिए सूझ बहुत ही आवश्यक होता है। इनसाइट लर्निंग की जो थ्योरी है, आपने कोहलर की सिद्धांत जो पढ़ा है, इसी को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, इनके द्वारा प्रतिपादित प्रभाव नियम तथा प्रभाव प्रसार को आज भी मनोवैज्ञानिकों के बीच काफ़ी मान्यता प्राप्त है और इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए वाले मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक के प्रति काफ़ी आभारी हैं। तो ये इनकी आलोचनाएं थीं। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया थॉर्नडाइक के सिद्धांत को, जिसमें 3 मुख्य नियम और 5 सबऑर्डिनेटिव लॉ हमने देखे, 2 मुख्य आलोचनाएं इसमें देखी। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। लेकिन इससे रिलेटेड अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरी है, कोई भी समस्या है, तो मुझे आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट थ्योरी के साथ। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट के द्वारा ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच। आप